नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और मैं हूं सुनील हालाकंडी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी बातचीत के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं बात करूंगा एक विशेष बीजेपी के बारे में। एक विशेष बात करूंगा, और मैं कुछ इसको कंपेयर करना चाहूंगा कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजमेंट से या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से। आप में से बहुत जो लोग होंगे जो भी कॉर्पोरेट में काम कर किए होंगे, और कॉर्पोरेट जो भी कंपनियां होती हैं जैसे टाटा मोटर्स है, फोर्स मोटर्स है, हिंदुस्तान मोटर्स है, रिलायंस है, या हिंदुस्तान लीवर वगैरह काफी कंपनियां हैं। तो इनमें एक सिस्टम होता है कि ट्रेनिंग लेते हैं, यानी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग लेते हैं, पीजी ट्रेनिंग लेते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेते हैं, और कुछ कॉमर्स के भी ट्रेनिंग लेते हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट्स के भी ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर इनको रैंक्स के द्वारा एक एक सीढ़ी करके बढ़ाते हैं, और उनमें से ही कुछ लोग जनरल मैनेजर बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। अ, तो जैसे आप अगर ए एन अक्सर की लेंगे तो वो आईटीसी में जीईटी करके ज्वाइन किए हुए थे। कोई गांगुली थे हिंदुस्तान लीवर में, जीईटी करके ज्वाइन किए थे। तो इस तरह के एक दत्ता थे, वो भी जीईटी करके हिंदुस्तान लीवर में ज्वाइन किए थे। तो इस तरह से एक सिस्टम होता है जिससे कि वो आगे बढ़ता जाता है, अपनी योग्यता और कार्य के मेहनत के अनुसार आगे बढ़ता जाता है और एक ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी कंपनियों को क्या होता है कि थोड़ी तेज ग्रोथ करनी होती है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो फिर एक वो लेटरल एंट्री करते हैं और बाहर से लोगों को लेते हैं। और उन लोगों को थोड़ी ऊंची पोस्ट पे लेते हैं, नॉर्मल से जो एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको जो पोस्ट मिलनी चाहिए, जो अगर वो वहाँ काम करते हैं उससे थोड़ी ऊंची, एक आध पोस्ट ऊंची लेते हैं। उनकी सैलरी भी थोड़ी ज्यादा होती है, तो उससे थोड़ा असंतोष जरूर एग्जिस्टिंग जो रैंक से निकल के ऊपर आ रहे होते हैं उनमें होता है। पर फिर भी थोड़े दिन बाद वो एडजस्ट हो जाते हैं, और ऐसा चलता रहता है। ऐसा ही राजनीति में भी होता है। बीजेपी ने जब 2014 में एक अच्छी लंबी छलांग मार के सीधी सरकार में आ गई थी, तो उसने सारी लेटरल एंट्रियां की थी। उसने कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से, समाजवादी पार्टी से या फिर तृणमूल कांग्रेस वगैरह से कई से लोगों को अपने अंदर लिया था। जिसमें से प्रमुख आप देखा जाए तो हेमंत विश्व शर्मा, उनको भी उन्होंने लिया था। उसके साथ जो सोनवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे वो भी लेटरल एंट्री थे, वो आसान गण परिषद के थे, वो भी बीजेपी रैंक से नहीं आए थे और आरएसएस के नहीं थे। इसी तरह हेमंत विश्व शर्मा भी बीजेपी रैंक के नहीं थे। उसके बाद जब उनको आवश्यकता पड़ी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की, तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया। तो कई बार क्या होता है कि जब कॉर्पोरेट लेवल में कोई मैनेजर को आप रिक्रूट करते हैं तो फिर वो अपनी पूरी की पूरी टीम भी लेके साथ में आता है, और ऐसे ही राजनीति में भी होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पूरी टीम, करीब मेरे ख्याल से 15 एक एमएलए को लेके आए थे, जिनमें कई मुख्यमंत्री भी बने मध्य प्रदेश सरकार में, और आज भी बीजेपी में ही है। तो इस तरह से चलता रहता है, राजनीति में भी होता रहता है। लेकिन जब इनमें से जहां पर बराबर स्क्रूटनी नहीं होती है, जैसे अगर अगर आप आज की तारीख में किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद वो आपको निश्चित रूप से एक स्क्रूटनी करेंगे। उनकी कोई एजेंसी होती है जिससे वो पता करते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप पे कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है, लीगल केस तो नहीं है, या आपका स्वभाव कैसा है। इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको वो चेक करते हैं। तो ऐसा ही आजकल राजनीतिक पार्टियों में भी होता है। लेकिन ये बात मैं आज इस बार इसलिए उठा रहा हूँ कि एक आर के सिंह जो थे, राम राजकुमार सिंह, जो कि आईएएस ऑफिसर थे और शायद होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे, उनको बीजेपी में अंदर ने लिया था और सीधा सांसद बना के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बनाया था। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उसमें, क्योंकि हो सकता है उस समय बीजेपी को किसी मिनिस्टर की, अच्छे आईएएस ऑफिसर की जरूरत हो, तो उन्होंने लिया हो। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आर के सिंह पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने सेफ्रन टेरर की नाम की खोज की थी, उसके बावजूद काफी क्रिटिसाइज हुआ था। पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने वो पूरा बराबर उनका कैरेक्टरिस्टिक या फैक्ट चेक या प्रोफाइल चेक नहीं किया किसी से, तो वो उनको अब जब बिहार में वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, और उस समय अभी जब बिहार में चुनाव हो तो वो बहुत समय अपने आप को काफी बड़ा समझने लगे थे, और वो लगा था कि मेरे को बीजेपी की बहुत जरूरत है। तो उन्होंने काफी कुछ प्रॉब्लम्स करने की कोशिश की, क्रिटिसाइज करने की कोशिश की बीजेपी लीडरशिप को। तो उनको मालूम था हालांकि कि बीजेपी इस तरह की एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर उन्होंने उनको लगा कि बिहार में उनको जरूर टिकट मिलना चाहिए, या फिर
हो सकता है वो अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी सोच रहे हो। यानी he was too thinking too big to be for his shoes। अंग्रेजी में जो कहावत है कि वो अपने जितनी औकात थे उससे बहुत ज्यादा सोचने लगे थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक नई पार्टी बना लूंगा। उनको मालूम है कि नई पार्टी बनाना कितना मुश्किल है। और जो हर्ष प्रशांत किशोर का हुआ है उससे तो उनके वो तोते उड़ गए होंगे वो बात सुन के। लेकिन जैसे ही बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके रिजल्ट आए आने वाले थे, उससे पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो एक सीधा सीधा संदेश है कि बीजेपी में अगर आप विचारधारा से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाते और क्रिटिसाइज करोगे सेंट्रल लीडरशिप को, तो आपका पार्टी में रहना एकदम मुश्किल हो जाएगा। इसमें आप पहले देखेंगे यशवंत सिन्हा थे। वो भी भारत के सरकार के वित्त मंत्री भी रहे थे। वो भी लेटरल एंट्री थे। वो भी आईएएस ऑफिसर थे, कहीं सेक्रेटरी वगैरह थे सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो लेटरल एंट्री थे। लेकिन जब तक उनका चला, जैसे ही उन्होंने कुछ लीडरशिप से पंगे लेने चाहिए, उनके मोदी जी से नहीं बनी, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद देखा जाए तो फिर कीर्ति आजाद थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। लेकिन जैसा कि है आप हेमंत बिश्व शर्मा को देखेंगे कि उन्होंने पूरे अपने आप को बीजेपी की हिंदुत्व की लाइन से अलाइन कर लिया, तो वो वहां पे सक्सेसफुल है। और एक या दो या तीन जो चीफ मिनिस्टर अच्छे बीजेपी के, उनमें से उनका नाम आता है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि अगर आगे से भी बीजेपी में, अभी आपने ऑफ लेट भी देखा होगा कि बीजेपी में कोई लेटरल एंट्री नहीं हो रही है, कोई दूसरे पार्टियों को नहीं लेने में नहीं प्रवेश दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से गौरव वल्लभ और एक गुप्ता, रोहन गुप्ता, ये दो आखिरी आदमी थे जिनको बीजेपी ने अपनी तरफ लिया। रोहन गुप्ता को लिया कि वो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और गौरव वल्लभ बहुत पढ़े लिखे आदमी है, आईआईएम से पढ़े हुए हैं, या शायद चार्टेड अकाउंटेंट हैं, और फाइनेंस के बहुत प्रोफेसर रहे हैं वो एक्सएलआरआई में। तो उनको प्रधानमंत्री की जो फाइनेंस की कमेटी है उसका भी सलाहकार भी है उनमें। तो इस तरह के लोगों को ही लिया है। उसके बाद अब अनशन छोटे मोटे आदमी को बीजेपी नहीं ले रही है। और मैंने एक और यूट्यूबर को ये कहते हुए, बड़े यूट्यूबर है, मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर, मैं नाम उनका नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा था कि उनके एक मित्र जो कभी कांग्रेस में थे, और उनको जब उन्होंने कोशिश की बीजेपी में जाने की, तो नाम उन्होंने नहीं बताया, तो फिर बीजेपी में जब उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, तो उनके पास बीजेपी का उनका पूरा इतिहास था कि उनके भाई क्या करते हैं, उनकी बहन क्या करती है, उनकी भाई और बहन यूट्यूब में क्या किस तरह के वीडियो डालते हैं, या फेसबुक पे किस तरह की पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे किस तरह की पोस्ट करते हैं। तो उनका कहना था कि वो खुद अपने भाई बहन के बारे में इतना नहीं जानते हैं जितने की बीजेपी ने मालूमात कर ली थी। तो अब बीजेपी में इस तरह से लेटरल एंट्री बहुत मुश्किल है। और चूंकि बीजेपी का सारा कैडर कैडर बेस्ड पार्टी है, और नीचे से ही सभी उठते हैं। आप 90 से 95% लोग ऐसे ही पाएंगे जो कैडर से निकले हैं। डायनेस्टिक वहां पे कुछ लोग जरूर हैं, लेकिन वो भी 2014, जो ज्यादा 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 2019 तक चले। मुझे याद है कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय थे, उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय को यहाँ पर एमएलए बना दिया गया था उनके स्थान पर। लेकिन उसके बाद अगले चुनाव में उनको हटा दिया गया। तो ये एक जो है भूल सुधार बीजेपी ने कर लिया कि वो अब किसी को भी बंगाल में अच्छा खासा नुकसान हुआ था पिछले 2020 के चुनाव में। तो इस बार आप देख रहे होंगे कि बंगाल में कोई भी तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस का नेता नेता को बीजेपी में एंट्री नहीं दी जा रही है। और वहां पे पूरी कमान इस बार हालांकि शुभेंदु अधिकारी को है, वो भी तृणमूल कांग्रेस से ही आए हैं, लेकिन उनका जो वो फुल्ली अलाइंड है बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडा से, और बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ है। और वो लड़ने वाले नेता हैं, जैसा कि उनको वहां पे एक बंगाल में चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो बीजेपी ने अपनी सुधारी है। इसका बहुत अच्छा विश्लेषण प्रदीप सिंह जी ने अपना आपके अखबार के एक उस वीडियो में किया है। मैंने उसमें से कुछ बातें ली हैं, कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है कदम बीजेपी का कि अब फालतू किसी अरे गहरे या किसी भी बड़े नाम को बीजेपी में एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है, कितना ही उनका पहले रुआब रहा हो। बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन अब मुश्किल है बीजेपी में लेटरल एंट्री। अब जो भी बीजेपी में आएंगे वो नीचे से उठ के ही आएंगे। एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, बहुत कम, एक या दो होंगे। किसी एमएलए को, किसी पार्षद वार्षद को नहीं डायरेक्टली एंट्री मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो उनको फिर टिकट वगैरह नहीं दिए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छा कदम है बीजेपी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अब आरजेडी, कांग्रेस, इनमें से मास एक्सोडस होगा, और ऐसा ही ममता की पार्टी से भी होगा। लेकिन उनको बीजेपी में अब स्थान नहीं मिलेगा, ऐसा
बीजेपी साफ साफ संकेत दे चुकी है। और जो पुराने लोग, जो दूसरे, जो लेटरल एंट्री से दूसरे आए हैं, उनको भी एक साफ साफ संदेश है कि अगर आप हमारी पार्टी लाइन और जो हमारी विचारधारा है उससे के पैरेलल नहीं चलेंगे, उसके साथ साथ नहीं चलेंगे, अलाइन नहीं रहेंगे, तो आपका भी हश्र वही होगा जो आर के सिंह का हो। तो ये एक विशेष खबर थी। अ, आशा है आपको मेरा ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।